रेडी 3, 2, 1। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। एक निज़ाम पागली साहब का एक शेर है, और हम आपको एक इंसान दिखाते हैं, एक आदमी से मुलाकात कराते हैं, वाकई उसमें 10-20 आदमी। बालाजी जो सबके बहुत मान्यता वाले हैं और सबके आराध्य हैं, उन्हीं के नाम से इन्होंने बाराबंकी में अपना सिक्का जमा रखा है। एक एजुकेशनिस्ट हैं, इनके बहुत सारे स्कूल हैं। उसके अलावा एक थैलेसीमिया बीमारी होती है, उसके जो उससे पीड़ित बच्चे हैं उनको एक नई जिंदगी देने का काम बहुत सालों से ये कर रहे हैं। अडॉप्ट कर रखे हैं इन्होंने ऐसे बच्चों। अब रेस्क्यू ऑपरेशन ये करते हैं, वो भी ऐसा खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक से खतरनाक अजगर, कई मतलब पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अंकुर माथुर साहब हमारे सामने एक शख्स बैठे हुए हैं बहुत। और हाँ, एक चीज इनके अंदर और बताना भूल गया था कि मतलब बड़े अच्छे खुद भी क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं फिटनेस के लिए अब, और इनकी खुद की क्रिकेट एकेडमी है बालाजी के ही नाम से। तो ये सब चीजें तो इनकी ही हैं, लेकिन साथ में जो ये खतरनाक शौक इन्होंने पाल रखा है, रेस्क्यू करते हैं, ये सांपों का स्नैक रेस्क्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये कई आदमी जो आपके अंदर आप एक शख्सियत में कई लोगों को समेट रखा है आपने, उसके बारे में हम बहुत कुछ जाने। लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं जो आपने कितने मीटर का वो अजगर पकड़ा। करीब 12 फीट का अजगर था। एक 12 फीट का था, एक करीब 11-11.5 फीट का अजगर था। ये मतलब सबसे बड़े अजगर थे जो हमने रेस्क्यू किए थे। अच्छा, हाँ जी। तो वो हम दिखाते हैं पहले दर्शकों को कि कैसे रेस्क्यू किया था, और फिर उसके बाद फिर इस पे विस्तृत चर्चा होगी कि इतना मसरूफ होने के बाद आपने ये सब चीजें कैसे सीखी। तो पेश है वीडियो। क्या कर रहे हैं? झूला झूला खोलो पटप्पा। और इसको हम लोग जो है जा रहे हैं आज़ाद करने। अरे तो ये शौक कैसे हो गया? शौक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर वाला कुछ खूबियाँ इंसान के अंदर डाल देता है। देर लगती है चीज़ों को पहचानने में। तो बचपन से था कि जानवरों का बहुत शौक था, और पता नहीं क्यों स्नेक्स जो हैं, सांप बहुत अट्रैक्ट करते थे हमको लगता था कि बहुत ही खूबसूरत ये जीव है। क्योंकि छोटे थे तो ये नहीं जानते थे कि ये बहुत ख़तरनाक है। तो बचपन में ऐसा था कि जो लोग अभी भी हमको जानते हैं और उन्होंने मेरा बचपन देखा है, वो लोग अक्सर हमसे ये बात कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो स्कूल से आते थे, अपना बैग उतारते थे, और उस समय हमको आज भी याद है, हम एक पिंजड़े में सांप रखते थे। जैसे कहीं सांप, मेरे घर में पीछे अमरूद का एक पेड़ था, तो सांप निकल आता था तो हम उसमें सांप रख लेते थे। कैसा सांप? वो जहरीला वाला? अब इतना तो याद नहीं है, लेकिन सांप उस समय भी हम रख लिया करते थे। वैसे पकड़ लेते? पकड़ करके और उसको पिंजड़े में रख लेते थे। फिर आ करके उसको हम कुछ ना कुछ, चूंकि हमको ये नहीं मालूम था कि सांप खाएगा क्या, तो कीड़े मकोड़े मार करके, पतंगे मार करके उसको हम खिलाने की कोशिश करते थे कि खा नहीं रहा है तो डंडी से उसको मारते भी थे कि ये सांप खा ले, नहीं तो मर जाएगा। फिर मम्मी बहुत परेशान रहती थी, तो फिर ये होता था कि उसको किसी तरह हमसे बचा करके कहीं जंगल में छोड़ा जाता था। तो शुरुआत ऐसे ही हुई। जानवरों का भी शौक़ था, और धीरे धीरे फिर सांप का हुआ। सांप ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि काटा नहीं, 1-2 बार जैसे सांप ने काटा, लेकिन फॉर्चुनेटली वो शायद जहरीला सांप नहीं था। घर वालों ने बहुत कोशिश करी कि इस काम को हम नहीं करें, मगर फिर शौक़ धीरे धीरे इस चीज़ में आ गया कि हमको अब सांप को बचाना है। तो जो एक सांप को रखने का और पालने का शौक़ था, फिर वो चीज़ इस पर आ गई कि हमको सांपों को बचाना है। तो फिर धीरे धीरे तो ये सोच आप कौन से स्टैंडर्ड में थे जब ये सोच आई कि सांपों को बचाना? हमने ये सोच, देखिए क्या है, जैसे आपने कहा कि एक इंसान में कई इंसान होते हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वो नज़र है देखने की, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने की एक नज़र भी चाहिए। हमने जब अपना ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन फिल्म मेकिंग में हुआ है, हमने जब थिएटर किया तो थिएटर ने हमको बहुत कुछ सिखाया, और थिएटर से हमने इमोशंस के बारे में सीखा, और थिएटर ने हमको सिखाया कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी फैमिली नहीं है, हमारा नेचर भी है। उसमें प्लांट्स आए, तो शुरुआत जो हमारे थिएटर में हम लोगों को सिखाई गई वो थी पेट्स और नेचर। फिर चूंकि पेट्स के प्रति मेरा प्यार था, तो धीरे धीरे ये चीज़ हुई कि हमको ये लगा कि जैसे रास्ते में, हमको याद है कि हम बहुत छोटे थे, और अब जब रिकॉल करते हैं तो याद आता है कि ये चीज़ें ऊपर वाले ने शायद डाल दी थी। हम लोग एक बार जा रहे थे, आनंद भवन ही स्कूल की रोड पर जा रहे थे, वहाँ पर एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था,
तो हमने और मेरी सिस्टर ने उसको बचाया, उसको लेकर के हम लोग डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने उसका इलाज किया, पैसे भी नहीं लिए उन्होंने, हमको ये चीज़ याद है। तो ऐसे करके धीरे धीरे समझ में आया। फिर जब बड़े हुए तो हमको ये लगा कि हमको नेचर के लिए कुछ करना चाहिए। तो जैसे हमने क्या किया, हर साल हम 500 बर्ड हाउस लगाते हैं चिड़ियों के लिए, कि हमको चिड़ियों को बचाना है तो बर्ड हाउस लगाते हैं। अपने स्कूल में अपने बच्चों को हम प्लांट्स देते हैं कि बच्चे प्लांट्स लगाएं, उनके प्लांट्स ग्रो हों। उसी दौरान हमने इस चीज़ को देखा कि सांप एक ऐसी चीज़ है कि सांप का मतलब डर, लोग डरते हैं और सांपों को मार देते हैं। तो जब हमको इस चीज़ यही हमको लगता है ग्रेजुएशन में जब हम थे तो हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि सांप हमारे नेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है तो सांपों का रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इस चीज़ को हमने समझा कि ऊपर वाले ने हर वो चीज़ बनाई है जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। कोई चीज़ इसका सांपों का संतुलन बनाने में क्या योगदान है इनका? देखिए, अभी भी भारत की अगर हम बात करें, भारत में करीब 3500 के आसपास सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं सभी जगहों पर। मतलब पूरे अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो उसमें सांप होते हैं। सांप क्या करते हैं कि सांप पर्यावरण में योगदान सबसे बड़ा ऐसे रखते हैं कि आज भी भारत की करीब 75% जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। खेती को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो चूहे पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को खराब करते हैं चूहे। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि सांप हमारी टोटल जनसंख्या की चूहे हमारी टोटल जनसंख्या की करीब 3 गुना है। तो जो सांप हैं वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूहों को खाने का काम करते हैं, वो चूहों से हमारी क्रॉप्स बचती है। तो अगर देखा जाए तो सांप चूहों को खाते हैं तो हमारी क्रॉप्स बचती है। सांप के एंटीवेनम से जो भी, जैसे सांप के कांटे का इलाज भी सांप के जहर से ही होता है। तो एक वो चीज़ है। कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज सांप के वेनम से ही होता है, और उस पर अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जिससे वो ड्रग्स, वो दवाइयाँ बनाई जा सके। तो कुल मिलाकर के जैसे हिंदू माइथोलॉजी की अगर हम बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में और हर एक सभ्यता में सांप की पूजा हुई है और सांप का वर्णन हर एक सभ्यता में होता आया है। अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ से भी जैसे हिंदू माइथोलॉजी में सांप की पूजा होती है। पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है। और आप देखिए शिव मंदिर होते हैं, लोग नाग की पूजा करते हैं, लेकिन जब घर में सांप निकलता है तो मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जान का खतरा है। हम लोग को ये चीज़ समझना है कि हम लोग सांप के एरिया में, मतलब सांप हमारे एरिया में नहीं है, हम लोग ने सांप के एरिया में घर बना लिए। जहाँ पर फसलें होंगी वहाँ पे चूहों के लिए सांप आएंगे। तो पर्यावरण सांप अच्छा, सांप शिकारी भी होते हैं और सांप शिकार भी करते हैं। मतलब सांप का शिकार, चील, गिद्ध, ये सांप का शिकार करते हैं। तो एक तरीके से जो फूड चेन हम लोग ने पढ़ी है उसका एक प्रमुख अंग है सांप। इसीलिए सांप की इस माइथोलॉजी में पूजा भी होती है और हर एक सभ्यता में सांपों के वर्णन है। हम लोग किसी भी एक उस चीज में देखें तो सांप, तो ऐसा। तो ये जो एक बालक अंकुर था जिसको एक छोटे थे सांप से प्रेम हुआ, पिंजड़े में रखा, फिर उसके बाद उसकी ये चाहत कैसे बढ़ती गई, ये प्रेम सांपों के प्रति कैसे जानकारी बढ़ती गई? जब पढ़ना चालू किया इसके बारे में, क्योंकि जब किसी भी चीज से आपका प्यार होगा, इंटरेस्ट होगा, तो आप उसको जानना चाहेंगे। जब हमको ये लगा कि जैसे हमको एक जगह से ये चीज पता, जैसे सपेरे आते थे, वो बीन बजाते थे, तो उनकी जो बीन की आवाज होती थी वो बड़ी अट्रैक्ट करती थी। अक्सर सपेरे आते थे तो सपेरे से सांप ले लेना, उनसे खेल लेना, तो उसको 10-5 रुपए दे देना, ये ऐसे करते रहे। फिर जब इंटरेस्ट पैदा हुआ तो हमने इसे पढ़ना चालू हुआ। जैसे हम लोगों ने 4th 5th की आज भी साइंस की किताब में जो फूड चेन होती है उसमें स्नेक भी होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। जब हम थोड़े से बड़े हुए तब फिर इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया, देखना चालू किया कि क्या क्या है। तो हमको ऐसा लगा कि हम लोग जैसे सांप को मार देते हैं। बहुत बार ऐसे हुआ कि जैसे सांप कहीं निकला और मार दिया गया, तो मरा हुआ सांप देख करके ना अजीब सा लगता था कि यार इसको क्यों मार दिया, इसने क्या गलती की। सांप पाले आपने फिर आगे? हमने सांप पाले। हमको पहले जानकारी इस बात की नहीं थी कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके तहत हम लोग किसी भी भारतीय प्रजाति को पाल नहीं सकते हैं। तो ये पहले जानकारी, क्योंकि छोटे थे, तो हमने वो सारे सांप जो नॉन पॉइजनस थे, जब हमको ये अकल आ गई कि जो अजगर है वो नॉन पॉइजनस है, जो बोआ सांप होता है नॉन पॉइजनस होता है, तो हमने इन सांपों को, जैसे ये सांप कहीं हमको मिले तो हमने इन सांपों को पाल लिया अपने यहाँ। फिर हमने एक नाग भी पाला, हमने एक सपेरे से लिया और हमने पाला। क्यों? क्योंकि हमको ये चीज़ लगता था कि जो सपेरे हैं ये सांपों से अपना, उनकी रोजी रोटी चलती है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से ये सांप को पकड़ रहे हैं
और ये उससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो हमने बीच में, जब हमारे बहुत अकल नहीं थी, तो हम ये भी कोशिश करते थे कि हम सपेरे से सांप खरीद लेते थे। मम्मी से पैसा ले लिया, सपेरे से सांप खरीद लिया, 100-200 रुपए में सांप मिल गया। तो ये कैसे पालते थे? कुछ वीडियोस हैं इसमें पुराने? वीडियोस हैं हमारे पास। अच्छा, और हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इनको कैसे पालते थे आप? इनको जैसे किसी एक झोले में हमने रख लिया, किसी एक डिब्बे में छेद करके हमने उसमें रख लिया, क्योंकि घर वाले इस चीज़ के लिए, स्पेशली मेरी मम्मी इस चीज़ के लिए बहुत वो होती थी कि तुम ये काम ना करो, क्योंकि हम अकेले उनके बेटे हैं, तो उनको लगता था, जैसे मेरी डर बहन लगता होगा कि बेटा है, इसको कहीं सांप ने काट तो लिया। खाने पीने का प्रबंध सब हमको पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि सांप चूहे खाएंगे और वो हॉट ब्लडेड, मतलब वो शिकार करके खाएंगे। वैसे सांप, अब इतनी जानकारी है कि फ्रोजन रैट्स भी आते हैं जो सांप खाते हैं। पहले ये था कि हम पहले चूहे नहीं पकड़ते थे, पहले जैसे हम तितली पकड़ लेते थे, मधुमक्खी पकड़ लेते थे, या जो रात में लाइट में कीड़े आते हैं हम वो पकड़ते थे, वो उनको खिलाने की कोशिश करते थे, वो खाते नहीं थे। तो जब एक बार क्या हुआ, हमने एक अजगर पाला, हमारे पास एक अजगर था, उसकी फोटो हम आपको दिखाएंगे। वो अजगर हमने पाला, वो अजगर बहुत कमज़ोर होता चला गया। हमको फिर ऐसा लगा कि यार ये क्या खाएगा क्या खाएगा, तो हमने ऐसे सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये शिकार करके खुद खाएगा। तो हम नखास गए, वहाँ से एक हम चूहा लेकर के आए और हमने उसको पिंजड़े में डाला। जैसे हमने उसमें डाला, उसने तुरंत उसको पकड़ लिया। तब हमको समझ में आया कि हॉट ब्लडेड जितने भी हमारे छोटे मोटे जीव जंतु हैं, ये वो खाते हैं। फिर हमने वो पकड़ के देना चालू किया, तो उसने खाना चालू कर दिया। तो हमको समझ में आया कि अब सांप ये खाता है। तो जैसे सांप, तो विदेशी सांप तो आप पाल सकते थे? आपने कहा था कि देसी, मतलब जो हमने पहले पाला था। अच्छा। हमारे पास उसकी भी फोटो है हमारे पास, हमने वो पहले पाला था। वो कौन सा था? बॉल पाइथन था वो नॉन पॉइजनस था। इंडिया में 3500 प्रजातियां हैं और पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जैसे 26,000 के आसपास होती हैं। 26,000 के आसपास होती हैं। और ये पर्यावरण के संतुलन को बनाने में सबसे मुख्य भूमिका सांप निभा रहे होते हैं। और इसीलिए सांप का जीवित रहना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, उसमें आदमी उठ नहीं सकता है, मसल्स इतनी वीक हो जाएंगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए भी ये बात चल रही है कि सांप का साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि उससे कुछ निकाला जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो सांप के वेनम से बनाई जा सकती हैं और लोग वो कर रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि सांप होने इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट पैदा हुआ तो बचाना, उनको रेस्क्यू करना चालू कर दिया। ये पकड़ने का कैसे मतलब पकड़ते हैं, ये शौक कैसे हुआ? देखिए, जो रेस्क्यू पहले क्या करते थे, पहले हम छिपकली पकड़ लेते थे। तो हमको धीरे जिंदा छिपकली हाथ से पकड़ लेते थे। तो हमने ये खुद उस चीज़, क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट नहीं था, तो हमने उस समय खुद ये चीज़ प्रैक्टिस करी कि हमको अगर सांप पकड़ना है तो सांप की बनावट और छिपकली की बनावट एक जैसी होती है। तो जब सांप निकलता था तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम जैसे सांप की पूंछ पकड़ के उसको गोल गोल कस के घुमाते थे। जब हम छोटे थे तो वो घूम नहीं पाता था वापस काटने के लिए, तो उसमें क्या होता था, सांप मर जाता था। तो हमको फिर ये लगा कि सांप को मुंह से पकड़ना चाहिए। फिर हमने छिपकली पकड़नी चालू करी, जैसे जिंदा छिपकली पकड़ लेते थे, क्योंकि सांप का आकार और ये रेप्टाइल्स में ही आते हैं तो लगभग एक जैसा होता था, छिपकली पकड़ लेते थे। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सांप पकड़ना चालू कर दिया। तो जैसे चिमटे से पहले उसका मुंह पकड़ लिया कि वो हमको पलट करके न काटे। फिर धीरे धीरे हाथ से कोशिश करी कि हम हाथ से सांप पकड़ने लगे, तो हम हाथ से कोशिश करने लगे। अब जब बड़े हुए और इसकी जानकारी हुई, जब पढ़ाई करी, इंटरनेट खोला, बुक्स खरीदी, बहुत जगह गए, बुक्स के बारे में देखा, और फिर इंटरनेट पे तो आजकल सब कुछ है। जब इंटरेस्ट था तो ज्ञान बढ़ता चला गया। आज हमको ये बात मालूम है कि बाराबंकी में कितने सांप हैं, कौन पॉइजनस है कौन पॉइजनस नहीं है, किसको हम हाथ से पकड़ लेते हैं, पकड़ सकते हैं, किसको हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे ये जानकारी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग तो बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे, शादारी नागिन, ये सब क्या होता है? देखिए, ये मिथ है। वक्त के साथ साथ जो भी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती चली गई और ये मिथ हो गए। जैसे ये कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो तुलसी की पूजा करेंगे तो हम तुलसी का संरक्षण करेंगे। जब संरक्षण करेंगे तो तुलसी से कई सारी औषधियाँ बनती हैं। पेट का, अगर हमारा पेट सही रहेगा तो हमारा शरीर सही रहेगा, तो तुलसी का संरक्षण था। हिंदू माइथोलॉजी में क्या हुआ, हिंदू माइथोलॉजी में सांप की पूजा की गई। जैसे माइथोलॉजी में ऐसा मानते हैं कि सांप में, जब सांप अपनी केचुली उतारता है तो वो फिर से नया हो जाता है। तो सांप, ऐसा कहा जाता है, ये एक मान्यता है कि सांप पुनर्जन्म ले सकते हैं, उनमें ऐसी शक्ति होती है। एक चीज हो गई। तो इसलिए उसकी पूजा जैसे लोग करने लगे कि ये भाई, ये इनमें पुनर्जन्म होता है, वो फिर से अपना जीवन नया कर लेते हैं, क्योंकि जब सांप अपनी केचुली उतारता है तो उसके बाद से फिर से नया हो जाता है। तो ये एक मान्यता हुई। और ये मिथ बदल गए कि जैसे सांप नाचता है तो सांप के कान नहीं होते हैं। सांप बीन की हरकत पर, सांप जिस समय अपना फन, स्पेशली नाग जब अपना फन फैलाता है
तो वो डिफेंसिव पोजीशन होती है नाग की कि वो आप पर अटैक कर सकता है। उसके सामने आप बीन नहीं, आप चाबी घुमाइए, आप कोई डंडा घुमाइए, आप टोपी घुमाइए, वो उसी हरकत पर वो डांस करेगा। एक तरीके से सपेरों ने इसका अपनी आजीविका का वो, चूंकि एक सपेरा भी एक पूरा एक कम्युनिटी है। वो सुनने में भी अच्छा लगता है बीन। वो तो बीन सुन के सांप कभी नहीं आता है, ये मेरे सुन के कभी नहीं आता है, सांप के कान नहीं होते हैं। पिक्चर में दिखाया तो बीन बजा रहे तो सांप निकल के आ गया। देखिए क्या है कि पिक्चरों का हम लोगों के जीवन पे बहुत असर होता है। अब पिक्चर में एक ये चीज की गई कि एक आदमी गया, उसने बीन बजाई और फिर सांप आ गया घूम करके, ये एक मिथ है। जैसे सांप को लोग पूजा करने जाते हैं, दूध पिलाते हैं, मिथ है, सांप दूध नहीं पीता है। अगर आपने जबरदस्ती सांप को दूध पिलाने की कोशिश करी, प्यासा हुआ और फिर भी आपने कोशिश करी कि हम दूध पिला दें, अगर ऐसा आपने किया तो सांप को निमोनिया हो जाएगा। नाग पंचमी पे इतना ज्यादा दूध चढ़ाते हैं कि और कहते हैं सांप पीने आइए। सांप दूध नहीं पीता है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी साइंटिस्ट आपको बताएगा सांप दूध नहीं पीता, उसके पेट में दर्द हो जाएगा, निमोनिया होगा, सांप की डेथ हो जाएगी, सांप मर जाएगा। अभी भारत सरकार की तरफ से बाराबंकी में भी एक पायलट प्रोजेक्ट एक चलाया जा रहा है, एडीएम साहब के नेतृत्व में वो प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें भारत सरकार भी इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा रही है कि सांपों को दूध ना पिलाएं, ये एक मिथ होते हैं, सांप बीन पर नहीं नाचते हैं। ये सरकार भी इस काम को कर रही है। हमारे एडीएम सर इसमें इस समय लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए, और जो आपदा प्रबंधन अधिकारी मैम है प्राची मैम, वो भी इस चीज़ में लगी हुई हैं कि हम लोग लोगों को ट्रेन करें, लोगों को बताएं, इवन जितने भी शिव मंदिर हैं हम लोग वहाँ तक जाएं और लोगों को ये चीज़ बताएं कि सांप दूध नहीं पीते हैं। तो एक तरीके से ये सुनी सुनाई बातें हैं जो लोग सुन रहे हैं। जैसे नागमणि के बारे में आपने सुना है कि नागमणि होती है, कोई नागमणि नहीं है। सबसे खतरनाक सांप कौन सा है अपने यहाँ जो हमारे सराउंडिंग में पाया? रसल वाइपर। रसल वाइपर के पॉइजन में मतलब जो जहर होता है वो मारक क्षमता उसकी बहुत तेज होती है। अगर सही समय पर इलाज नहीं होगा तो 45 मिनट में आदमी की जान चली जाएगी। और जो अपना इंडियन नाग है, जिसको हम लोग नाग कहते हैं, कोबरा होता है, इसका साइंटिफिक नेम नाजा है, तो ये एक बार में सबसे ज्यादा जहर निकालता है, मतलब जहर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ये दोनों बहुत खतरनाक सांप होते हैं। जैसे इंडियन करैत जो अक्सर गांव में होता है, जो सोते हुए लोगों को काटता है, इसीलिए बोला गया है कि आप जब भी रात में सोएं तो आप मच्छरदानी लगा के सोएं या बेड के ऊपर सोएं। ये सोते हुए लोगों को काटता है क्योंकि ये इंसानों की जो बॉडी हीट होती है उसके पास आकर के लेट जाता है। आप जैसे हटे, आप हिले, रात में सोते समय आपने हरकत करी तो ये काट करके भाग गया, ऐसा होता है। तो ये बहुत कठिन। जैसे बाराबंकी में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रसल वाइपर जो रिहायशी इलाकों में हमने रेस्क्यू किए हैं, आवास विकास, लकपेड़ा बाग, स्टेशन पर, बड़ेल में, तो ये दिखाएंगे आप रसल वाइपर कौन बिल्कुल सा सांप है? ये हम आपको दिखाइए हमारे दर्शकों को, हम दिखाते हैं आपको ये कौन सा है, हाँ, कितना साइज होता है और किस तरीके से। हाँ, क्या कर रहे हैं? लो झूला खोलो पटप्पा। और इसको हम लोग जो है जा रहे हैं आज़ाद करने। देखिए रसल वाइपर जो सांप होता है उसमें पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है, रसल वाइपर और इंडियन पाइथन जिसको अजगर हम लोग कहते हैं, ये दो सांप एक जैसे दिखते हैं। पहचानने का देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि रसल वाइपर में ये देखिए गोल गोल एक बर्फी के आकार की जो आकृति बनी हुई है, ये बंधी हुई है, ये बंद है। और जो अजगर होगा, अजगर में पैचेस खुले हुए होते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। ये दोनों सांप आवाज़ करते हैं, सीटी की तरीके से आवाज़ होती है, आपको लगेगा कि प्रेशर कुकर है जैसे। तो इसीलिए हम, चूंकि हमें जानकारी है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहेंगे कि कभी भी सांप को पकड़ने का प्रयास ना करें। अगर सांप के साथ एक ही चीज़ है कि आप उसको रास्ता देंगे तो वो भाग जाएगा। अब रसल वाइपर यहाँ पर बाराबंकी परिवेश में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है, और अक्सर लोग अजगर समझ करके उसको पकड़ लेते हैं जो वो काट लेता है। उसी तरह इंडियन करैत, ये हमारे जितने गांव के इलाके हैं यहाँ पर ये मिलता है। भारतीय नाग, ये हर जगह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, ये बहुत खतरनाक सांप है। और एक सांप होता है 100 स्केल्ड वाइपर। वाइपर जितनी भी वेरी फैमिली की जितने भी सांप होते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं, ये सीधे बच्चे देते हैं। 12 से 13 बच्चे एक बार में होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये आसपास अपने इलाकों पर होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अंडे हुए, जैसे मान लीजिए नाग है, उसने या किसी भी सांप ने अंडे दिए तो उसको अंडों को किसी और जीव जंतु ने खा लिया। लेकिन क्या होगा कि अगर रसल वाइपर सीधे बच्चे देगा तो इसके बच्चे पैदा होने के साथ ही चलने लगते हैं।
तो जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं, वो छोटे मोटे जीव जंतुओं को खाने लगते हैं, अपना शिकार करने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा रसल वाइपर पाया जाता है बाराबंकी के परिवेश में। अच्छा, तो इसकी रेस्क्यू की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई? लोग कैसे जानेंगे, आपको बुलाने लगे या आपने बताया? हमारे घर के आसपास चूंकि जंगल था तो सांप हम धीरे धीरे पकड़ने लगे, और जानने वाले लोग जैसे एक जाना दो जाना, तो लोग ऐसे कि अरे यार सांप निकला है, तो जब सांप निकला तो हम भाग करके चले जाते थे, सांप को पकड़ लेते थे और एक बोतल में भर करके, अक्सर शाम को हमने सांप पकड़ा तो लेकर के हम आते थे, अपनी मम्मी को दिखा देते कि देखो मम्मी क्या लाए। तो फिर मम्मी ये सोचती थी क्या है, तो फिर मम्मी ने सुबह उठ करके वो खुद जाती थी सांप को जंगल में छोड़ने की, इसको हम जंगल में छोड़ दें, और उस जितने भी बाराबंकी में मंदिर है सब पर जाती थी और जल चढ़ाती थी कि मतलब इससे किसी तरह सांप को दूर रखो कि इसके आसपास ना आए। फिर धीरे धीरे जब लोगों ने ये करना चालू किया तो मेरे बर्थडे पर मेरी मदर ने ही सबसे पहले हमको रेस्क्यू स्टिक गिफ्ट करी कि अगर तुमको पकड़ना ही है और इतने सालों से तुम नहीं मान रहे हो तो ये तुम स्टिक ले लो, मगर तुम हाथ से ना पकड़ो, तुम स्टिक से पकड़ो। और ये सबसे अच्छा तरीका यही है सांप को रेस्क्यू करने का भी, संरक्षण करने का भी, कि हम स्टिक से सांप को पकड़ लेते हैं, उसको हम बोरे में डाल देते हैं। अजगर का बहुत, अरे इतना लंबा अजगर निकला, अजगर कितना, मतलब हालांकि कहते हैं नॉन पॉइजनस है, कोई उसमें जहर नहीं होता है अजगर में। बस ये होता है कि सांप जितना बड़ा होगा अजगर, उसके जो दांत होते हैं, फैंग्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत तेजी से आपको पकड़ लेगा। तो ये है कि मांस काट देगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, ये सब होगा। मरने का खतरा नहीं, मरने का खतरा नहीं। कहते हैं कि जो ज्यादातर होता है कि सांप काटने के बाद जो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो उनमें देखा गया कि 60-65% लोगों की जो डेथ होती है वो हार्ट कोलैप्स कर जाता है, उससे हो। देखिए हमने कहा ना कि लोगों को ये जानकारी नहीं कि ये सांप कैसा है। सांप ने काटा तो आदमी क्या होता है, आदमी घबरा जाता है। अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो जो प्राथमिक उपचार में सबसे पहली चीज सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है कि यदि किसी को सांप काटे, वो पॉइजनस हो या वो पॉइजनस नहीं हो, उस इंसान को घबराना नहीं है। दूसरी बात, उस इंसान को भागना नहीं है। मान लीजिए खेत में किसी को सांप ने काट लिया, वो दौड़ता हुआ आएगा गांव भर में कि भाई हमको सांप ने काट लिया, चिल्ला रहा है, परेशान है, दौड़ रहा है। फिर वो गाड़ी पर बैठेगा, तब तक क्या उसका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ जाएगा। अब चूंकि सांप के नाम में ही एक डर है तो लोगों को लगता है सांप ने काटा तो मौत हो जाएगी, तो आधे से ज्यादा लोग 60-70% हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जो हार्ट अटैक से नहीं मरते हैं वो इसलिए उनकी डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो दौड़ लिए कस के। फिर जैसे कुछ सारी और चीजें, जैसे हम लोगों ने पिक्चरों में देखा है कि सांप के जहर को सक कर लिया, मुंह से किसी ने सक कर लिया और थूक दिया, तो उससे वो तो मरेगा ही मरेगा जिसको सांप ने काटा है। अगर किसी ने ये किया, जो सांप को चूसने वाला है वो भी मर जाएगा, उसके साथ भी दिक्कत होगी। तो शक नहीं करना है। सांप को जहां पर काटा है उसके ऊपर लोग बांध देते हैं, बांधना नहीं है। आपको करना क्या है कि उसको कूल रखना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप ये केवल कर पाए कि सांप की एक फोटो खींच लें, अगर इजिली आप खींच सकते हैं। अगर आप पहचान सकते हैं तो वही ठीक है, पीछा करने की जरूरत नहीं है सांप को। इसलिए क्योंकि सांप में दो टाइप के जहर होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और ह्यूमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होता है वो हमारी तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। जो ह्यूमोटॉक्सिक जहर होता है वो हमारे ब्लड को जमाने का काम करता है। हाई प्रोटीन चूंकि जहर होता है, ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। अगर हमने डॉक्टर को ये बता दिया कि ये सांप न्यूरोटॉक्सिन वाला था या ये रसल वाइपर था, ये नाग था, ये कौन सा सांप था, तो डॉक्टर अपना इलाज उस तरीके से करेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आपको भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, चिल्लाना नहीं है। अगर आदमी को आप बाइक से लेकर के जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए उसको बीच में बैठा लीजिए और पीछे एक आदमी और बैठे, आप ट्रिपलिंग कर लीजिए, जिससे इंसान को आप लेकर के जाइए। क्योंकि अगर न्यूरोटॉक्सिक ने काटा होगा तो उसको हल्की सी बेहोशी आएगी, उसको चक्कर आएगा, ये सारी चीजें होंगी, तो आप इजिली उसको लेकर के जाइए। तो फर्स्ट एड में भी ये चीजें अच्छा, एक चीज बताइए आप, आजकल बहुत चर्चा में है साहब, ये जो रेव पार्टीज होती हैं उनमें सांपों का जहर निकाल के उससे फिर नशा किया जाता है, ये क्या है? देखिए इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, सुना हमने ज़रूर है। आजकल बहुत लेटेस्ट एक न्यूज़ भी चल रही थी कि ऐसा है। हाँ, देखिए क्या है कि हो सकता है कि ऐसा होता हो कि उसके जहर को बहुत ही कम मात्रा में आदमी यूज़ करता हो। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे सांप के जब हम लोग जहर को निकालते हैं तो हम लोग घोड़ों में इंजेक्ट करते हैं, घोड़े में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं तेजी से उस जहर को मारने के लिए, तो वहां से एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं जो एंटीवेनम जिसको हम लोग कहते हैं। तो हो सकता है ऐसा होता होगा कि उसकी मात्रा बहुत कम होती हो या किसी तरह करते हो, मगर उसके बारे में कोई बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। जानकारी सिर्फ हमको यहीं तक है कि हम सांप से कैसे बच सकते हैं। इस पे रिसर्च आपने नहीं किया? नहीं, तो वो मारने का काम है और आप मारने से दूर। मारने से हमको लगता है कि किसी को इंसान
जीवन अगर दिया है ऊपर वाले ने, और हम और आप किसी भी तरीके से उस जीवन को बचा सकते हैं, उस जिंदगी को बचा सकते हैं, वो कुछ भी हो, वो कोई भी जानवर हो, और हम उसकी जिंदगी बचा सकते हैं, तो हम क्यों ना उसकी जिंदगी। जब आप जाते हैं रेस्क्यू करने और पकड़ने, जैसे ये अजगर आप पकड़ने गए, वहां पे ना भीड़ भाड़ शोर शराबा बहुत अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को ये, जैसे किसी ने बताया, क्योंकि हमको ये चीज़ पहले अच्छी नहीं लगती थी कि हम लोगों को ये चीज़ बताएं कि हम रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं, तो लोग हमको, जैसे कभी भी जो लोग जाना है तो ये कहते थे कि क्या सपेरों की तरह तुम सांप पकड़ते हो, तो लोग उसको बहुत ही एक हेट नज़र से देखते थे और इतना ओपनली देखते नहीं थे। तो हम पहले इस चीज़ को बहुत छुपाते हुए आए कि लोग जाने ना। तो जब लोग ये कहते थे कि कोई सांप पकड़ने वाला आ रहा है, तो लोगों को लगता था कि कोई बाबा आ रहा है। जब हम पहुंचते थे तो लोगों को लगता था कि अरे ये, जैसे जो जानने रहे थे कि अरे अंकुर सर ये सांप पकड़ेंगे, तो फिर हम वहाँ पर सांप पकड़ते थे, तो लोग हमको देखते थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के घर में सांप है, बाहर भीड़ लगी हुई है कि कोई सांप पकड़ने वाला आ रहा है, और फिर वहाँ पर जाकर के हमको सांप को रेस्क्यू करना होता है, सांप को हम बचाते हैं, फिर उसको बोरे में या किसी डिब्बे में भर करके हम लेकर के आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि आपके मतलब घर वाले कोई बैठे हुए हैं, कोई आपके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और आप बातचीत कर रहे हैं, एकदम से आपका पाले हुए सांप टहलते हो? नहीं, पहले ऐसा था, जैसे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पाला हुआ हो और वो सामने आ जाए, मगर ये जरूर होता था कि जब लोग आते थे तो मेरे घर वाले बताते थे कि इसने सांप पाले में। तो एक बार हमारे एक जानने वाले आए हुए थे और उन्हीं के सामने जो है हमको मेरे ही सांप ने काट लिया, जो नॉन पॉइजनस था। तो वो बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा, मतलब अब इनके साथ क्या होगा ये वो। तो चूंकि हम जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई निशान है कहीं पे आप? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे निशान इतने लंबे रुकते नहीं है। जैसे सांप ने काटा है तो कई बार होता है कि 2 निशान बनेंगे, हो सकता है कभी 1 निशान बनेगा, ये दोनों कंडीशन होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। निशान होते जरूर है, लेकिन वक्त के साथ साथ हो चले जाते हैं। जैसे आप कोई भी सांप कहीं किसी के हो तो आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये पॉइजनस है? देखिए, सबसे पहले हम जब आम लोग भी उसको पहचान सकते हैं क्या? हाँ, अगर जानकारी है, अगर सांपों के विषय में इंटरेस्ट है तो आदमी जान जाएगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं और ये देखते हैं कि सांप की लंबाई कितनी है और वो किस प्रजाति का सांप है। जब हम ये जान जाते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है और वो कितना बड़ा सांप है, तो अगर हमने देखा वो नॉन पॉइजनस है तो फिर हम उसको हाथ से पकड़ने की कोई। अब जैसे घर घर में आपने देखा होगा एक सांप निकलता है जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में कहते हैं पनिया सांप। वो कीलबैक मिल जाता है। हाँ, वो कीलबैक स्नेक होता है, नॉन पॉइजनस होता है। उसका नाम होता है चेकर्ड कीलबैक स्नेक। तो चेकर्ड से मतलब चेक्स होते हैं उसमें, हरे और नीचे से पीले रंग का सांप होता है वो सांप ऐसा होगा कि वो बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, लेकिन एग्रेसिव बहुत होता है। आप उसको पकड़ेंगे, खट से काट लेगा, खून निकाल देगा, खट से काटेगा खून, 1-2 जगह, 3 जगह, 4 जगह काट लेगा। तो लोग डर जाएंगे कि हमको सांप ने काट लिया। तो वो ऐसे। अब जैसे एक रेड स्नेक है जिसको हम लोग घुड़ पिछाड़ सांप कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग धामी कहते हैं। जैसे उस टाइप के उसने काट लिया, खून निकल गया, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट करना है कि नहीं? नहीं, एक बार डॉक्टर के पास आप चले जाएं और वो टिटनेस वगैरह का आपको इंजेक्शन लगा देंगे, उसका बीटाडीन से आप उसको साफ कर देंगे। लेकिन अगर जानकारी आपको है भी और 1 भी % आपको डाउट है, तो आप डॉक्टर को उसको पूरा काम करने दें। क्योंकि डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने इस समय इलाज चालू किया है, वो इलाज का कोई नुकसान नहीं। तो अगर आप वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा डॉक्टर के पास रुक करके आप इलाज करवा लेंगे तो ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन भी होने का खतरा होता है सांप से। तो आप वहाँ पे इलाज कराएं। कभी भी ये ना सोचें कि हमको सांप ने काटा है और ये पॉइजनस नहीं तो मैं इलाज नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके चक्कर में भी अगर आपने बिल्कुल थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जान जाए। अच्छा, ये बताइए, वो जो इच्छाधारी नागिन थी ना आपके जीवन में जब आई और आपकी शादी हुई, तो उनको इसके ऊपर एतराज नहीं हुआ? और माँ प्रिया भाभी? नहीं, बिल्कुल ये एतराज सबको है। मतलब ये मेरी फैमिली में ये एतराज सबको है, लेकिन ये बस एक मेरी जिद है कि हमको ये काम करना है और ये हमको सुकून देता है, हमको खुशी देता है। तो फिल्म मेकिंग की लाइन में आप गए मुंबई, वहाँ कुछ टाइम आपने बिताया, कुछ काम किया, फिर वहाँ से लौटे, एजुकेशन के फील्ड में आ गए कि लोगों को पढ़ाई कराना है, साथ में क्रिकेट के उसमें चले गए, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आपने हाथ। और इस वक्त जो एक बड़ा काम कर रहे हैं वो थैलेसीमिया जो बीमारी, उस पर आपका मतलब वो लाजवाब है। उसमें क्या होता है कि बच्चों का ब्लड बनना बंद हो जाता है। हाँ, थैलेसीमिया बीमारी में ब्लड बनना बंद हो जाता है और फिर बच्चे को निर्भर रहना पड़ता है दूसरे के ऊपर या ब्लड डोनेशन के ऊपर। और उसको आप एक तो ब्लड डोनेशन कैंप आप हर साल हर महीने लगाते हैं, महीने की 6 तारीख को लगाते हैं और ब्लड डोनेट कराते हैं। आपके जरिए पता नहीं कितने लोगों को नई जिंदगी मिल रही हो। ये जो बच्चे हैं, लगभग अभी इस वक्त बाराबंकी में कितने बच्चे जिनको आपने अडॉप्ट कर रखा है, उनके लिए परमानेंट आप ब्लड का इंतजाम करा रहे हैं? हाँ, देखिए, बाराबंकी में इस समय जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो 14 बच्चे हैं।
इस समय। और इन बच्चों को हमने गोद ले रखा है, ये कहिए या ये कहिए कि हमने अपनी जिम्मेदारी ये समझी है कि किसी की जान ब्लड से नहीं जाए। इवन केवल इन बच्चों के लिए नहीं, मेरी तो सोच ये है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका ऑपरेशन होता है और उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो किसी की जान खून से नहीं जाए, क्योंकि हाँ नहीं, उनको इसलिए कि उनको जरूरत कभी कभी होती है, इनको तो परमानेंट हो, इनको हर महीने में कितना ब्लड चाहिए होता है। इन बच्चों को चाहिए होता है एक महीने में कम से कम 2 बार, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। और हम आपको एक चीज़ और बताएं कि आपके चैनल के माध्यम से कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसकी पूर्ति एक इंसान ही कर सकता है। इसके लिए कोई मशीनरी नहीं है, कोई इन्वेंशन ऐसा नहीं हुआ कि ब्लड डोनेशन को हम लोग ब्लड बना लें। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आएगा। और अगर किसी की जान ब्लड की कमी से चली गई तो ये समझ लीजिए कि ये समाज का एक फेलियर है कि सबके होने के मारे, इंसानों के होने के मारे, और एक इंसानियत मर गई यहाँ पर कि किसी को खून नहीं मिला। अब क्या है कि अगर आप ब्लड डोनेशन की बात करें तो लोगों के अंदर एक मिथ है कि अगर हम खून देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि ब्लड डोनेशन के अपने बहुत फ़ायदे हैं। जो हम हमेशा ये चीज़ अवेयरनेस का काम करते हैं कि लोग जाने कि ब्लड डोनेशन के बहुत फ़ायदे हैं। तो खून अगर हम लोग डोनेट कर रहे हैं, किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी अच्छा है और किसी की ज़िंदगी बच रही है जिसके लिए और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो बच्चे हैं ये बहुत गरीब घर के हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जाकर के कहीं से खून खरीद लेंगे। तो हमने इनकी जिम्मेदारी इसलिए ली है कि इनकी जान ना जाए। ये बच्चे, इनकी उम्र, जिसको थैलीसीमिया होता है, उसकी एवरेज आयु 18 से 19 साल के आसपास होती है, क्योंकि खून खुद का बनता नहीं है, दूसरों के खून पर निर्भर है। और आप खुद सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसको हर महीने 2 से 3 बार इंजेक्शन लगता है, उसका खून चढ़ता। लोग देने के लिए सोचते हैं और उनको एक बार देना है, वो भी 90 दिन के बाद उनको देना है, मतलब 3 महीने बाद आपको ब्लड देना है। आप सोचिए कि आदमी एक बार साल में अपनी सिरिंज लगवा करके खून निकलवाने के लिए नहीं चाहता है कि यार दर्द होगा। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनका खून जो है चढ़ने के लिए रोज उनके जो है महीने में 3 बार सिरिंज लगती होगी। और उनके माँ बाप के, एक बार की बात मैं आपको बताऊं कि एक के पेरेंट मुझसे मिले, मुझसे कहने लगे कि अगर सर आप हमको मिले नहीं होते तो हम सुसाइड कर लेते, क्योंकि अपने बच्चे को अपने सामने मरते देख नहीं सकते थे। और हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे जानने वाले इतने कम लोग हैं। अब तो लोग हम लोगों को देख करके मुंह घुमा लेते हैं कि अभी हम सामने से आ रहे हैं कि हम खून ना मांग लें। तो मतलब बहुत तकलीफ है इस दुनिया में। और हमको लगता है कि ये सारे काम हम शायद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे थिएटर ने हमको ये चीज़ सिखाई है कि लाइफ में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंकुर डोनर, विकी डोनर की जगह अंकुर डोनर का रोल आप अदा कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिन पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, वक्त की कमी है। बिल्कुल। लास्ट में एक बात आपसे, बहुत पहले आपने शेयर किया था कि आप कहीं मुंबई में सफर कर रहे थे, कोई थर्ड जेंडर आपको मिल गया था, बड़ी दुआएं दी थी, वो किस्सा सुनाइए और वहीं से हम अपनी बात खत्म करेंगे। लेकिन जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में हम जब मिलेंगे तो आपकी जो क्रिकेट की एकेडमी है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और हुआ क्या था कि मेरा कॉलेज था लोअर परेल पे और हम मलाड से चढ़ते थे। जब मलाड से हम लोग जाते हैं तो दादर तक लगभग सारी भीड़ उतर जाती है। उसके बाद 2 स्टेशन होते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरी आदत थी कि जब दादर पे लोग उतर जाते थे तो हम आकर के अपने गेट पर खड़े हो जाते थे। अच्छा, जो थर्ड जेंडर, जो किन्नर के बारे में आपने बात करी, तो किन्नर बहुत सारे मुंबई में चढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो लोगों के ऐसे कंधे पर टैप करते रहेंगे। एक तरफ से टैप करते हुए जाएंगे, दूसरी तरफ से जो 10 रुपये 5 रुपये जो सबको देंगे वो देंगे। अच्छा, हम भी था उस समय, हम लोग की, हमको याद है कि एडवर्टीजमेंट का मॉड्यूल चल रहा था और हम एक एड फिल्म के बारे में सोच रहे थे। तो हम खड़े हुए थे तो एक क्रैक्स आता है जो हम लोग अक्सर बचपन में उंगली में फंसा करके खाते हैं, तो वो हमको बड़ा पसंद था। तो स्टेशन से हम वो ले लेते थे, तो हम ऐसे अपनी उंगली में फंसा करके हम वो ऐसे ही खा रहे थे। वो आया, उसने हमको टैप किया तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया। दोबारा जब वो हमसे पैसे मांगने आया तो हमने उसकी तरफ देखा और देख करके मेरे हाथ में वही क्रैक्स का पैकेट था, हमने उसकी तरफ बढ़ा दिया कि ये लो खा लो। तो उसने कहा कि अरे नहीं कोई बात नहीं, पैसे दे दो। तो हमने कहा कि जब तक इसको खाओगे नहीं तब तक हम पैसे नहीं देंगे। अच्छा, हम भी कुछ मस्करी के मूड में थे तो हमने कहा जब तक खाओगे नहीं हम पैसे नहीं देंगे। फिर वो चला गया और लोगों से पैसे मांगने। फिर वो आया, स्टेशन आने वाला था तो वो आकर के रुक गया हमारे पास। फिर तो हमने कहा तुमने खाया नहीं? तो कहता है नहीं नहीं आप खाओ आप खाओ। तो हमने कहा कि खा लो तुमको पैसे दे देंगे, 20 रुपये देंगे। अच्छा चलो इसको खा लो। तो उसने उठा करके खाया। हम भी अपना मौज में थे, इधर उधर देख रहे, ध्यान नहीं दिया। उसने खाया, थोड़ी देर बाद मेरी जब निगाह उसकी तरफ गई तो देखो उसकी आंख में आंसू थे और वो खड़ा हुआ था। फिर हम नीचे उतरे, नीचे उतर करके हम अपने कॉलेज की तरफ बढ़े और वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी तरफ बढ़ा। फिर पता नहीं उसके क्या समझ में आया, उसने हमको आवाज़ दी। वो वापस मेरे पास आया, उसने हमको हक किया और उसने हमसे ये बात कही, आज भी हमको याद है। उसने हमसे कहा कि तुम जाओ, तुम बहुत खुश रहोगे इस दुनिया में।
और ये कह करके वो चला गया। फिर जब जाने लगा तो हमने उससे पूछा कि तुमने ये बात हमसे क्यों कही, तो उसने कहा कि हमको किसी ने आज तक इतनी इज्जत नहीं दी जितना तुमने हमको इज्जत दी। असल में हम जिस चीज़ में खा रहे थे हमने उसी में उसको खिला दिया, तो ये हमने सोचा नहीं कि हम निकाल करके उसको दे देते। तो उसको ये अच्छा लगा कि इसमें से हमने खाया और फिर से ये उसी में से खा रहा है, तो उसको ये इज्जत लगी, उसने आकर के हमको किया। तो आज हमको लगता है कि दुआओं का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम महत्व है, और शायद उसकी भी एक दुआ है जो हम यहाँ तक हैं। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, उसकी भी एक दुआ है। तो इस प्रोग्राम से हमको एक पैगाम मिलता है कि आप दूसरों को इज्जत देंगे, मोहब्बत देंगे, तो आप बहुत खुश रहेंगे। ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट भी कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। अंकुर भाई, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।